मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्वों में विशेष रूप से राष्ट्रीय मनोबल का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने गैर मानवीय स्थायी तत्व में भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया था। इसके पश्चात हमने मानवीय अस्थायी और सामाजिक तत्वों में जनसंख्या, तकनीक, विचारधारा और आज हम राष्ट्रीय मनोबल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का प्रेरणात्मक एवं एक सूक्ष्म एवं प्रभावकारी तत्व है। मनोबल अपनी विशिष्ट निष्ठा, साहस, विश्वास, व्यक्तित्व की गरिमा को सुरक्षित रखने की भावना से प्रेरित होता है। मार्गन्थाव के अनुसार राष्ट्रीय मनोबल निश्चय का वह अनुपात है जिसके अनुसार वह एक राष्ट्र शांति एवं युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करती है। यह किसी राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में व्याप्त रहती है। मनोबल में राष्ट्र की सारी क्रियाएं, औद्योगिक, कृषि उत्पादन, सैनिक तैयारियां, कूटनीतिक सेवाएं समाहित होती है। लोकमत के रूप में यह सदैव आदर्श तत्व प्रदान करता है जिसके सहारे के बिना कोई भी सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो अथवा निरंकुश, अपनी नीतियों को पूर्ण प्रभाव के साथ क्रियान्वित नहीं कर सकती। मनोबल या हौसले का उपस्थिति या अनुपस्थिति तथा उसके गुण राष्ट्रीय संकट के समय प्रकट होते हैं, जबकि या तो राष्ट्र का जीवन ही दांव पर हो और वह आधारभूत निर्णय लेने की घड़ी हो जिस पर राष्ट्र का जीवित रहना अवलंबित होता है। मनोबल एक पूरे राष्ट्र का वह सामूहिक मानसिक दृष्टिकोण है जिससे वह अपनी सरकार की नीतियों को हितकर मानकर उनका समर्थन भी करता है। कोई भी सरकार तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक उससे यह विश्वास नहीं होता कि उसकी आंतरिक और बाह्य नीतियों को उसके औद्योगिक, सैनिक, राजनयिक कार्यकल्पों का जनता का समर्थन प्राप्त है। समर्थन के इस अमूर्त भाव से शासन का मनोबल विकसित होता है। मनोबल का एक अंश जो है बलिदान से संबंधित है, और बलिदान इसका तात्पर्य ये हुआ किसी राष्ट्र की सेना पर उसके सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, पर किसी राष्ट्र संकट के समय आक्रमण का मुकाबला करने के लिए बलिदान करने और मुकाबला करने की तत्परता का आम जनता में होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सशस्त्र सेनाओं में। बलिदान की तत्परता युद्ध काल में नहीं बल्कि शांति काल में भी राष्ट्र निर्माण का कार्य में सहायक होती है। शांति काल बलिदान का सबसे अधिक औचित्यपूर्ण असैनिक आबादी के ही प्रसंग में होता है। यानी पामर और पार्किंस ने मनोबल को आत्मा का एक तत्व माना है जो स्वामी भक्त, साहस तथा विश्वास से मिलकर बनता है। यह उस देश के निवासियों में समानता भाव की स्थापना करता है। यह समाज में प्रेम, सेवा, बलिदान, देशभक्ति और बंधुत्व आदि को भरता है। राष्ट्र चरित्र में कुछ गुण इतिहास के किसी विशेष क्षण में एक जनता के राष्ट्रीय हौसले में उसके अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसे अंग्रेजों की सहज सूझबूझ, फ्रांसीसियों का व्यक्तित्ववाद, रूसियों की दृढ़ता इत्यादि। परंतु किसी राष्ट्र के चरित्र के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि विशेष परिस्थितियों में किसी राष्ट्र का मनोबल कैसा और क्या होगा। राष्ट्रीय संकट के समय यानी मनोबल युद्ध के प्रतिरोध के रूप में होता है, और हम ये कह सकते हैं कि युद्ध के प्रतिरोध के रूप में सदैव काम करता है, क्योंकि यह एक पूरे राष्ट्र का वह सामूहिक मानसिक दृष्टिकोण होता है जिससे वह अपनी सरकार की नीतियों को मानकर उसका समर्थन करता है। राष्ट्रीय संकट के समय
में जिस देश के निवासियों का मनोबल जितना ऊंचा होगा वह उतनी ही सफलता से संकटों का सामना करेगा, विपदाओं का सामना करेगा। राष्ट्रीय मनोबल की अंतिम परीक्षा युद्ध है। इसका महत्व प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष होने वाले युद्धों की परिस्थिति के समय राष्ट्रीय मनोबल को नापा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय सरकार पर उसके निवासियों की कितनी आस्था है। यदि अच्छी सरकार है तो राष्ट्रीय मनोबल भी ऊंचा होगा। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र शक्ति में विशेष रूप से संकट के समय में जिस देश के निवासियों का मनोबल उतना ऊंचा होगा उतना ही संकट का सामना कर सकेगा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 1940 का ग्रेट ब्रिटेन है। उस समय हिटलर ने अपने विश्व विद्युत युद्ध की नवीन रणनीति से समूचे पश्चिमी यूरोप को पदाक्रांत करके उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। एकमात्र ब्रिटेन पर वह इंग्लिश चैनल में ब्रिटिश नौसेना की प्रबलता के कारण अपनी सेनाएं नहीं उतार सका था, किंतु दिन रात उसके शक्तिशाली बम वर्षक वायुयान इंग्लैंड पर बमबारी करते रहते थे। उसे कहीं से भी कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी। फिर भी इस समय चर्चिल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दृढ़ संकल्प के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। अंत में उसने इस ऊंचे मनोबल के कारण ही ग्रेट ब्रिटेन का युद्ध में सफलता मिली। एक हार किस प्रकार किसी देश के मनोबल को निर्बल बनाती है, इसका उदाहरण 1917 के कोपोरेटो के रणक्षेत्र में इटली की हार थी, जिसमें 3 लाख इटालियन बंदी बनाए गए थे। इसके बाद इटली के लड़ने की हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी। इसी प्रकार से 1971 के भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश में मिली सेनाओं के कारण भारतीयों का मनोबल बहुत ऊंचा था और पाकिस्तान का मनोबल अपनी विफलताओं में से इतना अधिक गिर गया था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास में इतने कम समय में इतने अधिक सैनिकों के आत्मसमर्पण की अभूतपूर्व घटना रही थी। ये राष्ट्रीय मनोबल को जो युद्ध है वो अंतिम परीक्षा के रूप में देखते हैं हम। तथापि प्रत्येक उस समय परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है। जबकि किसी राष्ट्र की शक्ति किसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या के संबंध में उपयोग में लाई जा गई है। यदि किसी राष्ट्र में लोगों का कोई भी अंग स्थायी रूप से महसूस करता है कि वह अपने अधिकारों राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेने से वंचित है, तो उस वर्ग में राष्ट्रीय मनोबल उन अन्य अंगों की तुलना में कम होगा जो कि ऐसे अभावों से ग्रस्त नहीं है। जब कभी किसी राष्ट्र की जनता गहरे मतभेदों द्वारा फूट का शिकार होती है तो विदेश नीति के पक्ष में जनता का समर्थन सदा निश्चित रहता है। यह समर्थन वास्तव में और भी कम होगा यदि उस विदेश नीति की सफलता का अथवा असफलता का गृह संघर्ष की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने वाला हो। निरंकुश सरकारें जो कि अपनी नीतियों के निर्माण के समय जनता की इच्छा और अभिलाषा को दृष्टि में नहीं रखती है, अपनी वैश्विक नीतियों के पक्ष में जनता का सहयोग की आशा नहीं कर सकती है। इस दृष्टि से ऑस्ट्रिया का उदाहरण उल्लेखनीय है। ऑस्ट्रिया की विदेश नीति विशेषकर स्लाव राष्ट्रों से संबंधित नीतियां उनको कमजोर करने के लक्ष्य से संचालित होती थी, ताकि ऑस्ट्रियन राज्य के अंतर्गत वसी स्लाव राष्ट्र जातियों को नियंत्रण में रखा जा सके। इसके फलस्वरूप ये स्लाव राष्ट्र जातियां अपनी ही सरकार की विदेश नीतियों के प्रति उदासीन रहती थी और अपने निकृष्ट रूप में वे स्लाव सरकारों की अपनी ही सरकार के विरुद्ध निर्दिष्ट नीतियों को सक्रिय समर्थन करती थी। प्रथम विश्व युद्ध के मध्य ऑस्ट्रिया हंगरियन फौज के सभी स्लाव टुकड़ियां रूसियों से जा मिली थी। सोवियत संघ को द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य ऐसे ही हौसले की कमी का अनुभव हुआ था, जबकि यूक्रेनियों व टार्टर निवासियों की फौज की बड़ी टुकड़ियां बगावत करके जर्मनी से जा मिली थी। ग्रेट ब्रिटेन को भारत के संबंध में ऐसा ही अनुभव हुआ था, क्योंकि भारत की जनता ने एक वैदेशिक स्वामी की वैदेशिक नीतियों का समर्थन बिना इच्छा के तथा बेमन से किया था। परंतु सुभाष चंद्र बोस व उनके सहयोगियों अनुयायियों की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में वैदेशिक स्वामी के शत्रु को क्रियाशील सहायता के लिए भारतीय प्रस्तुत नहीं हुए। जिस देश में वर्ण भेद की खाइयाँ बहुत गहरी होती हैं
वह देश अपने राष्ट्रीय हौसलों को अनिश्चित अवस्था में ही पाएगा। जितनी अधिक निकटता से एक जनता अपनी सरकार के कार्यों और लक्ष्यों, विशेषकर उसके वैदेशिक मामलों से संबंधित कार्यों से एकीकरण स्थापित कर लेती है, उतना ही राष्ट्रीय मनोबल के ऊंचे होने की संभावना होती है। यदि ऐसा ना हो तो ठीक उसके विपरीत होगा। राष्ट्रीय मनोबल की कसौटी यह है कि राष्ट्रीय सरकार पर उसके निवासियों की कितनी आस्था और इच्छा है। राष्ट्रीय मनोबल के दृष्टिकोण में किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी सरकार में नहीं तो रहती है। जो राष्ट्र अच्छी तरह शासित हैं, वहाँ यहाँ के निवासियों का राष्ट्रीय मनोबल उन राष्ट्रों से अधिक होगा जहाँ का शासन बुरा है। इसी कारण राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाने का एकमात्र साधन सरकार के अच्छे गुणों को बढ़ाना है। मनोबल को प्रभावित करने वाले तत्व और साधन के रूप में हम देखते हैं कि मनोबल एक ऐसा गतिशील विचार है जो प्रत्येक परिस्थिति के अंतर्गत समान नहीं रह सकता। एक राज्य जिसने एक कठिनाई से में उच्च मनोबल प्रदर्शित किया था, दूसरी कठिनाई के समक्ष बहुत ही शीघ्र टूट जाता है। वास्तव में ऐसा ही होता है जिससे मनोबल प्रदर्शित होता है, जो निम्नलिखित है हमारे सामने। एक तो है राष्ट्र चरित्र, दूसरा संस्कृति, तीसरा लोकप्रिय नेतृत्व और चौथा सुयोग्य सरकार और पांचवा हम कहते हैं परिस्थितियाँ। यानी राष्ट्रीय चरित्र किसी देश के निवासियों का विचार, भाषा, रहन सहन, आदर्श, धर्म और संस्कृति मिलकर उस देश के निवासियों का राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। राष्ट्रीय चरित्र मनोबल को बढ़ाती है। किस प्रकार से? संस्कृति भी किसी भी देश के निवासियों का मानसिक और बौद्धिक स्तर को वहाँ की संस्कृति ही प्रभावित करती है। यदि अच्छी संस्कृति है तो उस देश का राष्ट्रीय मनोबल भी अच्छा होगा, उसकी निवासियों का भी मनोबल अच्छा होगा, सरकार का भी मनोबल अच्छा होगा। पामर पार्किंसन ने नेतृत्व के बारे में लिखा है कि मनोबल निर्माण में नेतृत्व प्रभावकारी साधन है। और जैसे हम इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जिसने, और जिसका नतीजा ये हुआ कि वह पाकिस्तान के दो टुकड़े करके और भारत को, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का था, जो डर, उसको समाप्त कर दिया। इसलिए आज भी हम इंदिरा गांधी को याद करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के नेतृत्व का और देश के मनोबल को बढ़ाता है, वो सदैव आदरणीय होता है। इसके पश्चात हम जो है सुयोग्य सरकार भी है। राष्ट्रीय मनोबल को सुयोग्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुयोग्य सरकार के कारण ही उस राष्ट्र के निवासियों के मनोबल भी ऊंचा होता है। 1971 में ईस्वी में का भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की इसलिए पराजय हुआ क्योंकि पाकिस्तान की उस समय की सरकार अयोग्य थी। इस कारण मार्गन्थाव कहता है कि राष्ट्रीय मनोबल को सुधारने का एकमात्र उपाय यह है कि सरकार के रूप को सुधार किया जाए। परिस्थितियां भी विशेष रूप से राष्ट्रीय मनोबल को प्रभावित करती है और प्रभावित करने में यानी परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 1962 के युद्ध में परिस्थितियां और 1965 के युद्ध की परिस्थितियां भिन्न थी। इस कारण 1962 के युद्ध में हम हार गए थे, परंतु 1965 के युद्ध और 1971 के युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई। इसका कारण यह था कि 1962 के युद्ध में हम तैयार नहीं थे, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। हमें ऐसा लगा कि चीन हमारे पर युद्ध नहीं करेगा, परंतु चीन ने हमें धोखा दिया और अचानक युद्ध कर दिया। और पाकिस्तान ने जब युद्ध किया तो हम तैयार थे, हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल थी और हमने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। यानी अवसर के हिसाब से देख सकते हैं मनोबल को। इस कारण हम कह सकते हैं मनोबल राष्ट्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है और राष्ट्रीय मनोबल के राष्ट्र शक्ति के केवल एक भौतिक शक्ति के अतिरिक्त कुछ और भी नहीं है। आज इतना ही। धन्यवाद और